2 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए एक ऐसे महान क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता सेनानी जो सीधा बाद में जाकर एक महान आध्यात्मिक गुरु बने थे। देश के आज़ाद होने के बाद भी वो जिस इलाके में थे वो तब भी गुलाम था और उनकी मौत भी उसी गुलामी में हुई। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा हमारी एक व्यूअर विनी शर्मा द्वारा सजेस्ट की गई कहानी, जो है उस महान व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है श्री औरोबिंदो घोष। 15 अगस्त 1872 कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में औरोबिंदो कृष्ण घोष का जन्म हुआ। उनके पिता कृष्ण धुन घोष एक सर्जन थे और कुछ समय तक ब्रह्मो समाज से जुड़े रहे, इसलिए भी क्योंकि उनके ससुर जी भी उसी समाज का एक हिस्सा थे। पिता कृष्णा चाहते थे कि उनके बच्चे इंग्लिश एजुकेटेड हों और इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करें। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो पूरे परिवार के साथ 1879 में इंग्लैंड ही शिफ्ट हो गए। वहाँ मैनचेस्टर में औरोबिंदो और उनके तीनों भाइयों ने इंग्लिश के साथ लैटिन भी सीखी। करते करते फिर उन्होंने संस्कृत, ग्रीक, गुजराती, मराठी, इटालियन, जर्मन इत्यादि 12 भाषाओं को सीख लिया। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मशहूर किंग्स कॉलेज से स्कॉलरशिप भी ली और इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी। अंग्रेज़ों के अंदर सिविल सर्वेंट बनने से ज़्यादा उनको घुड़सवारी करना ज़्यादा पसंद आया। समय आगे बढ़ा और 1892-93 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय इंग्लैंड किसी काम से आए। किसी जान पहचान से वो महाराजा से मिलने में कामयाब हुए और उन्होंने अपने लिए बड़ौदा की सिविल सर्विसेज में अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली। अंग्रेज़ों से बढ़ती नफरत और भारत में ही सेवा करने के इरादे से औरोबिंदो ब्रिटेन से भारत के लिए निकले और फरवरी 1893 में बॉम्बे पहुंचे। लेकिन उनके पहुंचते ही उनको एक ऐसी न्यूज़ मिली जिससे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको पता चला कि उनके आने से कुछ ही दिनों पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता अपने कुछ जानकारों से उनके आने की खबर रख रहे थे, लेकिन वहीं कहीं मिसकम्युनिकेशन हो गई, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उनको उन जानकारों ने एक गलत न्यूज़ दी। उन्होंने ये कहा कि जो शिप उनके बेटे को भारत लेकर आ रही है वो डूब गई है और उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। ये सच नहीं था। औरोबिंदो जैसे ही भारत आए उनको ये पता चला तो उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और आगे जीवन बिताना शुरू किया। उन्होंने फिर एजुकेशन फील्ड में कदम रखा और बड़ौदा कॉलेज को ज्वाइन किया। वहाँ वो फ्रेंच पढ़ाया करते थे। फ्रेंच उनके लिए आगे जाकर बहुत काम आनी थी। उन्होंने फिर कुछ समय बाद 1901 में शादी करी 14 वर्षीय मृणालिनी बोस के साथ। उस समय औरोबिंदो खुद 28 साल के थे। उनकी रुचि धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने लगी। उनकी मुलाकात हुई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ। वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और इसलिए उन्होंने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। उनके विचार क्रांतिकारी थे। वो भी तिलक की तरह भारत को किसी भी तरह से आज़ाद कराना चाहते थे। कई लोगों ने अलीपुर के मैजिस्ट्रेट को उड़ाने की कोशिश करी थी। उन लोगों में औरोबिंदो घोष का भी नाम आ रहा था। उनको सज़ा मिलना लगभग तय था, लेकिन अचानक से एक कोर्ट की हेयरिंग से पहले जो की विटनेस थे नरेन गोस्वामी, उनका कत्ल हो गया। वो मर्डर कैसे हुआ, किसने कराया, वो मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई। हाँ, लेकिन दबे स्वरों में यही कहा गया कि बाकी क्रांतिकारियों ने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हटा दिया। वो की विटनेस थे और उनके मरते ही औरोबिंदो और उनके साथियों के खिलाफ केस बिल्कुल ढीला पड़ गया। औरोबिंदो को केवल शक के तौर पर 1 साल की सज़ा मिली, जिसके बाद वो 1909 में छूट गए। लेकिन तभी उनका झुकाव, उनका रुझान हो चला था अध्यात्म की तरफ। उनके साथ कई ऐसी चीज़ें होने लगी, कई ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्रवृत्तियां होने लगी जिनसे उनका ध्यान पूरी तरह से भगवान और उनकी बातों में चला गया। उन्होंने 1910 में अपने क्रांतिकारी जीवन को अलविदा किया और आध्यात्म की तरफ पूरी तरह से मुड़ गए। उनको लेकिन ये डर था कि अगर अलीपुर केस फिर से खुल गया तो वो फंस जाएंगे। उनको फ्रेंच आती थी, तो इसलिए उन्होंने 1910 में पौंडीचेरी का रुख किया और वहीं पर अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। सावित्री नाम की एक कविता जो औरोबिंदो सालों से थोड़ा थोड़ा करके लिख रहे थे, वो 1938-39 आते आते 24,000 पंक्तियों की
हो गई। महाभारत के आधार पर बनी इस कविता को फिर उन्होंने रिलीज़ किया और रिलीज़ करते ही वो बेहद पॉपुलर हो गई। आगे चलकर उन्होंने और कई लेख लिखे और फिर 1943 में 71 साल की उम्र में उनको अपना पहला नोबेल प्राइज़ नॉमिनेशन मिला। अब फिर आया उनका 75वां जन्मदिन 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत आखिरकार आज़ाद हुआ। पर विडंबना देखिए कि वो अभी भी गुलाम थे, क्योंकि पौंडीचेरी को फ्रांस ने अभी भी खाली नहीं किया था। 15 अगस्त के दिन पैदा होने के बाद, भारत में पैदा होने के बाद अभी भी वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इसी बीच 1950 में वो फिर से नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए और इस बार शांति पुरस्कार के लिए। वो शांति से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और वो चाहते थे कि फ्रांस जल्दी से जल्दी पौंडीचेरी और उसके साथ लगे इलाकों को छोड़ के चले जाए। लेकिन उसी बातचीत के दौरान एक बुरी खबर आई। बीच में हमारा देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, लेकिन औरोबिंदो को बहुत दुख हुआ। वो कभी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। देश भले ही आज़ाद हुआ, लेकिन वो अभी भी गुलाम थे, क्योंकि वो थे पौंडीचेरी में, जो अभी भी फ्रांस के कब्जे में था। पौंडीचेरी से आज़ादी की बातें चल ही रही थी, लेकिन 78 साल की उम्र में 5 दिसंबर 1950 में ही उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि उनके अंतिम संस्कार पे 60,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उसका खेद जताया। श्री अरबिंदो का जीवन हर तरह से 2 भागों में बटा था। एक भाग था ब्रिटिश इंडिया का, दूसरा भाग था फ्रेंच इंडिया का। उसी तरह से एक भाग था पॉलिटिक्स की तरफ और दूसरा भाग था स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म की तरफ। आज की उनकी कहानी में बस इतना ही। ऐसे ही एक और दिलचस्प कहानी को हम लेकर आपके पास बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।